मैंने कहा था चलोगे ना, और राहुल गांधी ने कहा था जी एक बंदा ना चले मैं चलूँगा। ये राहुल गांधी का पर्सनल जिद थी कि पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे, कोई ऐसा वैसा शॉर्टकट नहीं लेंगे। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2019 में जिस तरह से लगा कि ये तो वॉक ओवर दे दिया मैच होने से पहले ही, तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा खराब पार्टी है। मैंने कहा था तुम बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहे हो। आज अगर राहुल गांधी खुल के आरएसएस का नाम लेके, वीर सावरकर का नाम लेके कहने को तैयार है कि कौन सा वीर है जी, आज अगर राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेके मंच से बोलने को तैयार है, जो कोई लीडर बोलता नहीं है, तो फिर मेरे लिए कांग्रेस से जो 100 डिफरेंसेस हैं वो बाद में सुलझ लूंगा। मोदी का सबसे बड़ा हथियार पप्पू था, उससे उनके साथ खून माफ हो जाते थे। इस यात्रा ने जो किया वो एक झटके में पप्पू का पोस्टर फाड़ दिया, और उस पोस्टर के नीचे जो सारे पाप बीजेपी ने अपने ढक रखे थे वो अब पाप खुल के सामने आ गए। अब जनता पूछेगी, जनता पूछेगी जी वो 15 लाख आने वाले थे अकाउंट में, वो जी 2 करोड़ नौकरियां हर साल में मिलने वाली थी, और वो जी किसान की इनकम डबल होने वाली थी। पूछेंगे कि कोविड में कितने लोग मरे जी, जरा सही गिनती बता देना एक बार तो, और ये चीन कितने किलोमीटर पर कब्जा किया पिछले 2 साल के अंदर, जनता पूछेगी। नफरत और झूठ की जो दीवार है उसमें छेद हुआ है, दीवार टूटी नहीं है, वो टाणली बहुत कम करना पड़ा है। होम मिनिस्टर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि सन 2002 में हमने इनको सीधा कर दिया। इस देश के मेंबर पार्लियामेंट कहती है चक्कू तेज कर लो। पब्लिक में मीटिंग होती है, कहते हैं धर्म संसद, पता नहीं दुनिया का कौन से धर्म की संसद होगी, जहां कहते हैं लाखों लोगों को सफाया कर देंगे। बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को माला पहना रहे हैं कि भी तूने जिस औरत के साथ बलात्कार किया था वो दूसरे मजहब की थी, वाह वाह शाबाश कमाल करती, बल्ले बल्ले। बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ये जर्मनी की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की नहीं है। ये इस देश को तोड़ने की आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी किस तरफ है मुझे पता ही नहीं है, और वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। मीडिया तो बदलेगा नहीं, अगले 1.5 साल में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इनके मालिक बदलेंगे नहीं। मालिक इसलिए नहीं बदलेंगे कि मालिक की तो इन्होंने गिच्ची पकड़ी हुई है। लोग कहते हैं जी ईवीएम में रिगिंग कर दी। मैं कहा यार ईवीएम रिगिंग की या ना की पता नहीं, यहाँ रिगिंग कर रखी है, और वो रिगिंग कैसे की है, इससे रिगिंग कर रखी है। इन्होंने हजारों लोगों को नौकरी दे रखी है, 9 से 5 बैठते हैं सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, और उन्हें तनख्वाह मिलती है झूठ फैलाने के लिए। इनकी ट्रोल आर्मी के मुकाबले में आपको ट्रुथ आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ। ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਤਾ। ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੁਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਬਠਿੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਮਨਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। शुक्रिया। मैं पंजाबी समझ सकदा पूरी तरह, बोलन च थोड़ा झाका जा हैगा, तो मैं अपनी गल जी कहांगा, जे बरीक गल कहनी होनी तो मैनू हिंदी च आसानी होएगी, तो जे वो ठीक है तो चंगा कर लांगे। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋਗੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੀ ਆ ਉਹ ਸਭ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ हिंदी पंजाबी रलवा मिलवा गल कर लांगा। ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰਾਏ ਦੀ, ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ
ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? कम से कम ये इस यात्रा का उद्देश्य है। देखो क्या हो रहा है नवरीत, इस देश में हर दिल पे नफरत की चादर और हर दिमाग पे झूठ का जाल ये फैला हुआ है। और कैसे? पब्लिक ओपिनियन, लोक राय, ट्विटर। लोग कहते हैं जी ईवीएम में रिगिंग कर दी। मैं कहा यार ईवीएम रिगिंग की या ना की पता नहीं, यहाँ रिगिंग कर रखी है। और वो रिगिंग कैसे की है? इससे रिगिंग कर रखी है। सारा मतलब ऐसा नफरत का मतलब लोगों के दिमाग पे असर है। और इतना झूठ, सरेआम मतलब झूठ बोलना, एकदम 2 नंबर की बातें करना, और पब्लिक मानने को तैयार बैठी थी। सो हमने कहा कि अब इस देश में कुछ तो होना चाहिए जो इस झूठ और नफरत की दीवार को तोड़े। और जब इस तरह के हालात हों देश में, देश का होम मिनिस्टर की जिम्मेवारी है आपकी और मेरी सुरक्षा करना। होम मिनिस्टर खड़े होकर प्लेटफॉर्म पे बोलता है कि सन 2002 में हमने इनको सीधा कर दिया। अरे उनको जो आप जिनका प्रोटेक्शन करना आपकी जिम्मेवारी है, उनको सीधा कर दिया आपने। इस देश के मेंबर पार्लियामेंट कहती है चक्कू तेज कर लो। पब्लिक में मीटिंग होती है, कहते हैं धर्म संसद, पता नहीं दुनिया का कौन से धर्म की संसद होगी, जहाँ कहते हैं लाखों लोगों को सफाया कर देंगे। ये सब चीज़ें इस मुल्क में हो रही हैं। बलात्कारियों को, हत्या करने वालों को माला पहना रहे हैं कि भी तूने जिस औरत के साथ बलात्कार किया था वो दूसरे मजहब की थी, वाह वाह शाबाश कमाल करती, बल्ले बल्ले। जिस देश में ये हो रहा हो वहाँ बाकी सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। और इसलिए हमने कहा जब देश में आग लगाने की, जब कोई मेरे घर में आग लगाने की कोशिश करे नवरीत, उस टाइम मुझे सिर्फ 2 पार्टियां दिखाई देंगी। एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रही है, और एक वो जो पानी की बाल्टी लेके आई। अब पानी की बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को। ये सोच के हम भारत जोड़ो यात्रा के साथ आए। कांग्रेस के साथ मेरे 100 डिफरेंसेस रहे हैं, आज भी होंगे, शायद कल भी रहेंगे। कांग्रेस से स्ट्रगल किया है। मेरी तो शुरुआत ही कांग्रेस के खिलाफ मुखालफत करके हुई 1900। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। भाई 2019 में जिस तरह से लगा कि ये तो वॉक ओवर दे दिया मैच होने से पहले ही, तो इसलिए मैंने ये नहीं कहा था कि कांग्रेस कोई बीजेपी से ज़्यादा खराब पार्टी है। मैंने कहा था तुम बीजेपी से मुकाबला नहीं कर रहे हो। जिस इलेक्शन में देश के फ्यूचर को तय होना है, उस इलेक्शन में वॉक ओवर दे रहे हो बीजेपी को। मर जाओ इससे तो अच्छा, ये बोला था मैंने। तो आज अगर कांग्रेस आ रही है, आज अगर राहुल गांधी इस देश में मोहब्बत का पैगाम, मोहब्बत रखना छोटी बात होती है, मोहब्बत के बाद इस नफ़रत के माहौल में मंच पे खड़े होकर मोहब्बत की बात करना, ये हिम्मत की बात है। आज अगर राहुल गांधी इस देश में यात्रा लेके चल रहा है, उस सवाल पे जो होना चाहिए, आज अगर राहुल गांधी खुल के आरएसएस का नाम लेके, वीर सावरकर का नाम लेके कहने को तैयार है कि कौन सा वीर है जी, आज अगर राहुल गांधी खुल के इस देश में फेडरलिज्म का सवाल उठाता है, और आज अगर राहुल गांधी अडानी अंबानी का नाम लेके मंच से बोलने को तैयार है, जो कोई लीडर बोलता नहीं है, तो फिर मेरे लिए कांग्रेस से जो 100 डिफरेंसेस हैं वो बाद में सुलट लूँगा मैं। आज तो आग लगी है। आज जो बाल्टी पानी लेके आ रहा है वो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, उसके साथ मिलके काम करेंगे। ये सोच के हम इस यात्रा के साथ आए, और इस यात्रा ने एक काम तो कर दिया है, इस नफ़रत और झूठ की दीवार में एक छेद कर दिया है। मैं नहीं कहूँगा दीवार टूट गई है, अभी टाइम लगेगा। ऐसे ही 8 साल में क्या कुछ नहीं बनाया इन लोगों ने, फौज तक को ख़राब किया इन लोगों ने तो लेकिन एक छेद हो गया है, एक रोशनी की किरण आनी शुरू हो गई है। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੱਪੂ ਦੀ ਇਮੇਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ
ਉਹ ਸੱਚੀ ਉਹ ਇਮੇਜ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰੀ? नहीं नहीं, साजिश तो थी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है भाई। मोदी का सबसे बड़ा हथियार क्या था? सबसे बड़ा हथियार मोदी का ये है कि भाई ठीक है, मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत फैसला किया, चलो जी ये कर दिया, जीएसटी की गलत की, इतने लोग मर गए, नहीं मरने चाहिए थे, पर जी इधर देखो यहाँ तो पप्पू है, लो जी कमाल है। तो लोग क्या करते थे, मोदी से निराश होते थे, इधर देखना शुरू करते थे, पप्पू देख के इधर आ जाते थे। तो मोदी का सबसे बड़ा हथियार पप्पू था, उससे उनके साथ खून माफ हो जाते थे। और ये अचानक नहीं बना पप्पू, इतनी टीवी चैनलों से करवा के बनवाया गया है। और देखो, मैं राहुल गांधी को कोई 15 साल से जानता हूँ, आज से नहीं। सन 2007-8 में पहली बार जब ये पावर में होते थे और राहुल गांधी की पॉलिटिक्स शुरू ही हुई थी उस ज़माने में, तब से मैं उनको जानता हूँ। और 2-3 चीज़ जब मैंने लिखा था ना, कांग्रेस को मर जाना चाहिए, उस आर्टिकल को आप पढ़ना टाइम मिले तो, उसमें राहुल गांधी के बारे में एक ही लाइन है, किसी भी बंदे के बारे में एक ही लाइन है, और वो लाइन ये है कि राहुल गांधी इज़ मोर सिंसियर देन एनी पॉलिटिशियन आई हैव मेट, दैट ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन पीपल थिंक ही इज़। ये मैं पहले 15 साल से जानता हूँ। देखो, एक तो सीधा आदमी है, ये 2 नंबर के खेल नहीं कि बोला कुछ किया कुछ, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, ये सारे खेल कुछ नहीं करना, नहीं जी ये नहीं हो सकता काम। ये मैं आपकी राय से सहमत नहीं हूँ, नहीं जी आप गलत बात कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं है, मैं आपसे असहमत हूँ, ठीक है, बंदा कह रहा है, मुंह से कह रहा है। तो एक तो सीधा साफ आदमी है, दूसरा सेंसिटिव बंदा है। किसी सवाल पे पूछो, राहुल गांधी को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं होती। आमतौर पे आप किसी पॉलिटिशियन के पास जाते हो, आपको ये बताना पड़ता है जी ये कर दो, इससे आपकी पार्टी को ये फ़ायदा होगा, इतने हज़ार वोट हैं, इतने लाख वोट हैं, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फ़र्क पड़ जाएगा। राहुल गांधी को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि ये सच्चा काम है, सही काम है, कर दो, इतना है। तो ये राहुल गांधी में हमेशा गुण था। ये तो बातें सारी फैलाई हुई हैं। ऐसा पप्पू वाला इमेज क्या था कि भाई अय्याश है, कभी बाद में पब्लिक के सामने आएगी, वो जब विदेश जाता था वो क्या करता था वो भी दुनिया को कभी पता लगेगा, पर वो सब बातें बिल्कुल बकवास, झूठ फैलाई हुई थी। तो एक तो था जी अय्याश है, देखना 4 दिन नहीं चलेगा। जब मैं चलना शुरू हुआ ना, तो मेरे एक दोस्त ने मेरे को कहा, योगेंद्र जी आप तो भोले आदमी हो, आप तो सड़क पे रह जाओगे, देखना 4थे दिन हेलीकॉप्टर लेके तो चले जाएंगे, आप सड़क पे रह जाओगे, है ना। तो एक तो ये इमेज थी। अब भाई 115 दिन में तो पता लग गया। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ? मुझे यकीन था, यकीन इसलिए था, एक तो मैं जानता था, दूसरा मैंने साफ पूछा था, मैंने कहा था भाई चलोगे ना, और राहुल गांधी ने कहा था जी एक बंदा ना चले मैं चलूँगा, मैं तो चलूँगा। और ये दूसरी बात है, इस यात्रा के कई प्लान थे और मैं कई प्लान्स इसकी प्लानिंग वगैरह में भी शामिल रहा था, मगर ये राहुल गांधी का पर्सनल जिद थी कि पद यात्रा होगी, पैदल चलेंगे, कोई ऐसा वैसा शॉर्टकट नहीं लेंगे, है ना। तो वो देख के मुझे यकीन था, क्योंकि मैं जानता था इन्हें, इनके मुखालिफत थी, इनसे विरोध किया था, सड़क पे इनकी सरकार का विरोध किया था, और लाठी इन्हीं की सरकार से खाई है मैंने, है ना। लेकिन ये पता था ये किस तरह के लोग हैं। तो एक दूसरी इमेज क्या थी कि भाई ये तो बड़े एरोगेंट लोग हैं, बात ही नहीं करते किसी से। अब आपने देख लिया 100 दिन के अंदर, बच्चा बूढ़ा वो कोई भी किसी के साथ गले लग के, एक तरफ वो इमेज है, दूसरी तरफ एक बंदा है जो 20 मिनट के लिए एक फ्लाईओवर पे अटक जाता है, और बंदा अपनी खिड़की, मतलब व्हीकल की खिड़की भी नीचे नहीं करता। मतलब मोदी जी के वर्कर इनके पास आए, इनकी पार्टी के लोग, आप तो देख रहे होगे सारी फुटेज, मोदी जी की पार्टी के लोग इनका झंडा उठा के मोदी जी की जिंदाबाद करते हुए इनके पास आए, इतना भी नहीं हुआ कि नीचे उतर के हेलो ही कर ले यार, है ना। तो अब दुनिया देख रही है ना, 2 में फ़र्क दिखता है लोगों को। तीसरा इमेज था कि जी इस बंदे को तो इंडिया के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये बात एकदम झूठ थी, क्योंकि राहुल को जितना इंटरेस्ट रहा हिंदुस्तान को समझने में, और ये मैं 15 साल पहले से जानता था, मेरे जैसे लोगों से पूछता था कास्ट के बारे में, क्या हो रहा है गांव में, क्या हो रहा है। तो जो ये सब बातें झूठ थी, पप्पू की जो इमेज थी झूठ थी, लेकिन बन गई थी। इस यात्रा ने जो किया वो एक झटके में पप्पू का पोस्टर फाड़ दिया।
और उस पोस्टर के नीचे जो सारे पाप बीजेपी ने अपने ढक रखे थे, वो अब पाप खुल के सामने आ गए। अब जनता पूछेगी जी वो 15 लाख आने वाले थे अकाउंट में, वो जी 2 करोड़ नौकरियां हर साल में मिलने वाली थी, और वो जी किसान की इनकम डबल होने वाली थी। पूछेंगे कि कोविड में कितने लोग मरे जी, जरा सही गिनती बता देना एक बार तो। और ये चीन कितने किलोमीटर पर कब्जा किया पिछले 2 साल के अंदर, जनता पूछेगी ना। पहले क्या था, ये सारे सवालों के ऊपर पप्पू का पोस्टर लगा हुआ था, तो सारे पाप इनके ढके हुए थे। अब पप्पू का पोस्टर फटने में मुझे इंटरेस्ट इससे नहीं है कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा, राहुल गांधी को फायदा होगा, वो हो ना हो, पर ये पोस्टर फटने से इनके पाप सामने आएंगे बीजेपी वालों के। और मोदी की सच्चाई में अब क्यों, पहले तो लगता था कोई तरीका ही नहीं है, ये एक ले दे के भाई देश में एक ही ऑप्शन है, अब उसके ऊपर दाग क्यों लगा रहे हो। अब जब लोग देखते हैं, अब देखना शुरू करेंगे, अब सवाल पूछेंगे, अब मज़ा आएगा, अब देश को सच पता लगेगा। तो मेरा तो इंटरेस्ट सिर्फ ले दे के एक ही है, जिस दिन मतलब इस यात्रा से किसी पार्टी को फ़ायदा हो ना हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस दिन इस देश की जनता झूठ को झूठ बोलना शुरू कर दे और नफ़रत को ना कहना शुरू कर दे, सफल हो गई जी यात्रा। इतना करके मोदी को वोट दे दे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। झूठ को झूठ बोलना सीख ले, फिर कहे मोदी बड़ा सच्चा आदमी है जी, अच्छी बात है, दो मोदी को वोट, है ना। ਪਰ ਯੋਗਿੰਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫੋਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਗਈ, ਪਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਆ, ਹਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦਾ, ਇੰਨਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲੋ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਫੇਕ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। इसीलिए मैंने कहा कि अभी बस छेद ही किया है। ये नफ़रत और झूठ की जो दीवार है उसमें छेद हुआ है, दीवार टूटी नहीं है। वो टाणली बहुत कम करना पड़ा है। ये तो मैं तो कहता हूँ 30 जनवरी को जब यात्रा ख़त्म होगी उस दिन हमारा काम शुरू होगा। इस यात्रा ने सिर्फ एक काम किया है। मैं ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं कहता, क्योंकि खाम का उलझुल बातें बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है और मेरे को किसी पार्टी की तरफदारी यहाँ करनी नहीं है। इस यात्रा ने सिर्फ एक काम किया है। पहले ज़मीन पड़ी थी कड़ी, उसके ऊपर आप बीज डाल दो कोई कुछ नहीं होना था, उसके ऊपर पानी डाल दो बह जाना था। इस यात्रा ने हल की बाही कर दी है, अच्छे से ज़मीन पे हल चला दिया है। अब हल चलाने से अपने आप फसल नहीं पैदा होगी, किसी को बीज डालना होगा, पानी देना होगा, देखभाल करनी होगी, पर हल चलाए बगैर भी कुछ नहीं होगा, है ना। तो इस यात्रा ने उस ज़मीन के ऊपर हल चला दिया है। अब अगर कोई बीज डालेगा, पानी डालेगा तो अब फसल पैदा होगी, पर ये काम तो किसी को करना होगा। यात्रा के बाद रजाई ओढ़ के सो गए, कुछ नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा सारा असर इसका। वही टेस्ट है, क्या यात्रा के बाद काम होता है और काम क्या क्या करने हैं मैं बताऊं। पहला काम ये कि इनकी जो टोटल झूठ की यूनिवर्सिटी है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रखी है, उसके मुकाबले में कम से कम सच ऐसी ज़ुबान में जो लोगों को समझ आए। ये अंग्रेज़ी में नहीं, सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस में नहीं, जो इस देश के लोगों की लैंग्वेज है, जो बाबा नानक की लैंग्वेज है, जो कबीर की लैंग्वेज है, जो सड़क की लैंग्वेज है, पाश की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको बोलना पड़ेगा लोगों से। दूसरा, आपको इन्होंने फैक्ट्रियां बना रखी हैं, आमतौर पे लोगों को पता भी नहीं होगा। इन्होंने हज़ारों लोगों को नौकरी दे रखी है, 9 से 5 बैठते हैं सिर्फ झूठ फैलाने के लिए, और उन्हें तनख्वाह मिलती है झूठ फैलाने के लिए, तो वो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में इनके जो लाखों लोग तनख्वाह लेके काम कर रहे हैं झूठ फैलाने का, उसके मुकाबले में लाखों लोगों को सच के लिए आपको खड़ा तो करना पड़ेगा। तो इनकी ट्रोल आर्मी के मुकाबले में आपको ट्रुथ आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी, ये दूसरा काम है। तीसरा काम है कि इस ट्रुथ आर्मी का वॉलंटियर सीख के नई सोच लेके गांव में जाए, लोगों के बीच में बैठे, उसके लिए आपको वॉलंटियर को ट्रेन करना पड़ेगा। मैंने देखा है बीजेपी का, इनका मुजफ्फरपुर का बंदा भी वही बात बोलता है, गोरखपुर में बैठा भी बिल्कुल वही शब्द बोलता है, मतलब ट्रेनिंग मिली है इनको। दूसरों को, सच वालों को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, है ना। तो वो ट्रेनिंग का काम है, और जो इस देश के आंदोलन है उसको मजबूत करने का काम है। तो ये सारे काम 30 जनवरी को शुरू होंगे। इस यात्रा ने बस जो दीवार जैसी दिखती थी उस दीवार में एक दरवाज़ा बना दिया है।
अब दरवाजे को नॉक तो करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, ये तो बाकी है। ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਹਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਡੀਜ਼ਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੀਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਆ ਹਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ 8 ਵਜੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਦੇ ਆ, ਆਪਦੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ? देखो, मीडिया तो बदलेगा नहीं, अगले 1.5 साल में तो बदलेगा नहीं, क्योंकि इनके मालिक बदलेंगे नहीं। मालिक इसलिए नहीं बदलेंगे कि मालिक की तो इन्होंने गिच्ची पकड़ी हुई है, तो मालिक की गिच्ची इनके हाथ में, मालिक कैसे बदल जाएगा? वो तो नहीं बदलेगा। लेकिन आप सोचो किसान आंदोलन में क्या हुआ। किसान आंदोलन में यही सब किया इन्होंने, हमारे को पता नहीं क्या क्या गालियाँ दी। हर तीसरे दिन कहते किसान आंदोलन में 2 फाड़, हर तीसरे दिन कहते बड़ा किसान नेता है जिसने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये किसान आंदोलन वाले खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तान, पता नहीं क्या क्या नहीं बोल दिया इन्होंने। फाइनली क्या हुआ, सब कुछ उनके टीवी चैनल तो कोई हमारे पास आई नहीं, हमारे हाथ में कोई नहीं आई। जनता ने फैसला कर लिया कि जो सारे दे रहे हैं ना झूठ है। भाई केतली इनके हाथ में है, पर छलनी तो मेरे पास है ना, मैंने छलनी लगा दी कि सब झूठ बोल रहे हैं। और जितना इन्होंने कीचड़ डाला, सारा कीचड़ इनके ऊपर जाके गिरा। किसान आंदोलन का असर ये हुआ कि जितनी इन्होंने किसान आंदोलन की बदनामी करने की कोशिश की, चैनलें उतनी बदनाम हो गई। ये ताकत आज भी जनता के पास है। जनता आज भी ये कह सकती है कि चलो भाई, जैसे इमरजेंसी में मैं बच्चा था, मैंने देखा था सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार थी, टीवी तो उन दिनों ज़्यादा था नहीं, रेडियो उनके पास, अखबार पे सेंसरशिप, रोज़ लोग सुनते थे कि चलो जी झूठी खबरें आनी है, चलो सुन लेते हैं। जनता ने अपनी छलनी लगा दी, उसके बाद आप जो बोलोगे जनता उसको उल्टा करके पढ़ेगी। ये ताकत जनता के पास है, और आज हमें वही ताकत खड़ी करनी है कि आप दे लो खबर, मैं आपकी खबर में से सच्चाई निकाल लूँगा। ये जनता के हाथ में है, और मैं समझता हूँ, पर ये आसान नहीं है, ये काम आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लेकिन हमने देखा किसान आंदोलन में ये हो गया काम। बस वो चीज़ पैदा करनी है ताकि जनता को ये हो जाए कि ये झूठ पिला रहे हैं, और इस झूठ का हम अपने आप से मुकाबला कर लेंगे। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਵਾਲ ਆਖਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕੁਛ ਫ੍ਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਓ। ਤੇ ਕਦੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਵਾਈਵ ਨਾ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਨੈਰੇਟਿਵ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੋੜ भी नहीं ਇੰਨੀ। देखो, शुरू में मैंने आपको कहा कि जब मेरे घर में आग लगी हो तो मुझे 2 ही पार्टियां दिखाई देती हैं, एक पेट्रोल लेके जा रही है जो, और एक पानी की बाल्टी लेके आ रही है। लेकिन मेरी बात पूरी नहीं थी, एक तीसरी पार्टी भी होती है जो एक हाथ में पेट्रोल की बोतल और दूसरे हाथ में पानी की बाल्टी लेके चल रही है और देख रही है अच्छा क्या मौका है, इससे ज़्यादा फ़ायदा कि उससे ज़्यादा फ़ायदा। वो दोनों से ज़्यादा खतरनाक है, वो पेट्रोल वाले से ज़्यादा खतरनाक है। पेट्रोल वाले का तो आपको पता है कि पेट्रोल डालेगा, फिर ठीक है आप उसका मुकाबला कर सकते हो। जिसके एक हाथ में पेट्रोल और एक हाथ में पानी की बाल्टी, वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि आपको पता नहीं कि वो कब क्या करेगा। और मुझे अफसोस और शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज आम आदमी पार्टी का ये रोल है। आप बताओ, दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है और बीजेपी खुल्लम खुल्ला गुंडागर्दी कर रही है। बीजेपी जो कर रही है, पुलिस बीजेपी के हाथ में है, बिल्कुल ठीक है, मैं उसके लिए आम आदमी पार्टी को दोष नहीं देता।
मगर आम आदमी पार्टी और इसके प्रवक्ता खड़े होकर कहते हैं कि ये तो रोहिंग्या लोग हैं जिनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। बीजेपी ने तब तक मुसलमानों का नाम नहीं लिया था। आम आदमी पार्टी इसकी शुरुआत करती है। शहर में दंगे हैं, जिस शहर के आप राजा हो, राजा छोड़ दीजिए, आपकी सरकार है, पुलिस आपके पास नहीं है। दिल्ली दंगों में पुलिस ने जो किया, मैं आम आदमी पार्टी को दोष नहीं देता, उसका उनकी सरकार नहीं है, लेकिन क्या चीफ मिनिस्टर खड़ा होके ये नहीं बोल सकता था गलत कर रहे हो, ये हमारे लोग हैं, इंसान हैं, इनके साथ ऐसे मत करो। देखो, किसी भी सरकार की अंतिम परीक्षा तब होती है जब आपकी आंख के सामने आग लगी हो, और उस टाइम अगर आप खड़े होके नहीं कह सकते कि सब छोड़ो, आग के खिलाफ हो, ये नहीं लगने दूंगा। आप चीफ मिनिस्टर हो, आप चीफ मिनिस्टर ना होते, ऑर्डिनरी बंदे होते मेरे जैसे, तब भी आप बोल सकते थे। बोले, क्या किया इन्होंने? शहर में कम्युनल राइट्स चल रहे हैं, ये लोग बैठ के वोट गिन रहे थे उस टाइम कि मुसलमान तो घूम फिर के हमें ही वोट देगा और बस हिंदू मैनेज कर लो। इससे खराब बात दुनिया में कोई नहीं हो सकती। ये लक्ष्मी और सरस्वती की फोटो चाहते हैं यहाँ, मुझे पंजाब में पता नहीं चीज़ें कितनी आती हैं नहीं आती हैं। लक्ष्मी सरस्वती की फोटो ये नोट पे करना चाहते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की सच्ची आस्था होती ना, तो मैं मान लेता, चल भाई, किसी को लगता है हो, कोई दूसरा कह देगा गुरु गोविंद सिंह की होनी चाहिए, चल भाई उसकी आस्था है, गलत बात कह रहा है लेकिन चलो उसकी मन की फीलिंग है, थोड़ा सा बगैर सोचे कह रहा है, बेवकूफ़ी की बात है लेकिन मन से कह रहा है। दिक्कत यह है कि ये भी नहीं है। कल को अगर अरविंद केजरीवाल को ये हो जाए कि भाई मुसलमान का वोट लेने के लिए काबा का होना चाहिए फ़ोटो, इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेगा काबा इस दुनिया की सबसे पवित्र जगह है, नोट पे तो उसका होना ही चाहिए। ये जो सिनिसिज्म है ना कि भाई वोटर तो है पागल, उसको मतलब उसको आपको उल्लू बनाना है, उल्लू बनाने के लिए आज ये बोल दिया, कल को वो बोल देंगे, और याद थोड़ी रहेगा यार उसको। ये जो है, ये मुझे सबसे खतरनाक चीज़ लगती है और मुझे इसकी शर्म आती है। मुझे अन्ना आंदोलन में हिस्सा लेने की कोई शर्म नहीं है। मुझे बहुत फ़ख्र है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग खड़े हुए। दिल्ली में निर्भया कांड के अंदर हम इंडिया गेट पे बैठे, लाठी पड़ी, मुझे आज भी उसका फ़ख्र है। शर्म सिर्फ इस चीज़ की है कि जिस पार्टी ने इस देश को बदलना था, देश की पॉलिटिक्स को बदलना था, वो पार्टी पहले बदल गई और इस तरह के काम कर रहे हैं। पंजाब में सरकार है, जनता ने चुनी है, बिल्कुल जनता को सरकार मिलनी चाहिए जो जनता चाहती है, लेकिन क्या पंजाब के लोग ऐसी सरकार बनवाना चाहते हैं इस देश में जो दंगों के टाइम पे लोगों के साथ खड़ी ना हो सके? क्या इस तरह के झूठ का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये मेरे मन में सवाल है। पंजाबी बहुत इमोशनल लोग होते हैं, जैसा मैंने जाना है, बचपन से पंजाबियों को जानता हूँ, बहुत इमोशनल लोग होते हैं और बहुत जुझारू भी हैं। गिनती नहीं करते बैठ के, कैलकुलेशन नहीं करते, इतना फ़ायदा इतना नुकसान, ये नहीं। और मुझे यकीन है कि जब इसका पूरा सच देखेंगे तो दिल्ली में तो इनका पूरा जो कुछ इनकी सच्चाई है जनता के सामने नहीं आई, लेकिन पंजाब से इसकी सच्चाई पूरी जनता के सामने आएगी। आपने शुरू में आइडियोलॉजी की बात की थी कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। देखिए, कांग्रेस की आइडियोलॉजी का मतलब जो आइडियोलॉजी थी, जो वो इस देश की आइडियोलॉजी थी जो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी है। वो आइडियोलॉजी ही एक आइडियोलॉजी है जिससे देश चल सकता है। चाहे वो कांग्रेस माने, चाहे उसको लेफ्ट पार्टी मान ले, चाहे कोई और पार्टी मान ले, किसी पार्टी की मोनोपोली नहीं है उस आइडियोलॉजी के ऊपर। वो आइडियोलॉजी इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है। डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी, सेकुलरिज्म, फेडरलिज्म, ये इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। जो इसको नहीं मानता या इसको मानने में यूं करता है, वो इस देश की आइडियोलॉजी में विश्वास नहीं करता। और जो इसके खिलाफ है, बीजेपी है, खुल के है, वो देशद्रोही है। ये सेडिशन शब्द का इस्तेमाल आजकल बड़ा लूजली होने लगा है। ये अपने कहीं पे खड़े होकर पाकिस्तान के नारे लगा देना, खालिस्तान के नारे लगा देना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा मुल्क है, ऐसे 50 को हम डील कर लेंगे, 2-4 बेवकूफ़ी की स्पीच वालों को सब हम डील कर लेंगे।
लेकिन इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ के फिर ये कहना कि इनको 2002 में हमने सेट कर दिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठ के इस देश की दो सबसे बड़ी कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना, भड़काना, नफरत फैलाना, हिंसा फैलाना, ये देशद्रोह है। अगर मेरी फैमिली में कोई बाहर से बंदा आ जाए और मुझे और मेरे भाई को लड़ाना शुरू करे, मैं कान पकड़ के कहूँगा तू बाहर हो जा, तो मेरी फैमिली का दुश्मन है। तो हिंदुस्तान में जो हिंदू मुसलमान का दंगा करवाए, हिंसा करवाए, हर चीज़ में ये करवाए, वो इस देश का फ्रेंड है कि दुश्मन है? ये देशद्रोह है। और ये तो बीजेपी, कांग्रेस की आइडियोलॉजी, अगर कांग्रेस सच्ची है, कांग्रेस में कितने लोग कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी पे सच्चे हैं मुझे पता नहीं, आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन वो जो आइडियोलॉजी थी वो इस देश की आइडियोलॉजी है। उस पर अगर किसी की कॉपीराइट है तो कांग्रेस का नहीं है, इस देश का कॉपीराइट है उस पर। और ये जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, ये जर्मनी की आइडियोलॉजी है, हिंदुस्तान की नहीं है। ये इस देश को तोड़ने की आइडियोलॉजी है। आम आदमी पार्टी किस तरफ है मुझे पता ही नहीं है, और वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।